लो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मानचित्र के द्वारा उपलब्ध करा रहा हूं। मेरा आपसे प्रॉमिस है इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है कि बताइए संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम है भील जनजाति, संपूर्ण मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम क्या है गोंड जनजाति, संपूर्ण मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है तो कोल जनजाति। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश की तीन सबसे बड़ी जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होने वाली है। यदि संपूर्ण भारत के परिदृश्य में यदि बात करें तो संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है गोंड जनजाति, जो हमारे मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वही भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी जनजाति है। और यदि बात करें संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है तो भील जनजाति, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है वही भारत के अंतर्गत दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत तीन जनजातियों को अति पिछड़ा जनजातियों की कैटेगरी में डाला गया है। उसी के अंतर्गत यदि बात करें बेगा जनजाति, जिनका निवास स्थान ज्यादा करके मंडला जिले के अंतर्गत है, वह अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। ग्वालियर के अंतर्गत रहती है सहरिया जनजाति। और इस छिंदवाड़ा के पातालकोट के अंतर्गत एक जो पातालकोट छिंदवाड़ा का एरिया है वहां पर निवास करती है भारिया जनजाति। अर्थात मध्य प्रदेश के अंतर्गत तीन जनजातियां अति पिछड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। बेगा है, दूसरा सहरिया है और तीसरा है भारिया। इसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से इन्हें बांटा जाता है सबसे छोटी कैटेगरी के अंतर्गत अन्य पिछड़ी कैटेगरी के अंतर्गत। तो याद रखना सबसे जो पहला आधार होता है ना, यदि इनकी जनसंख्या के अंतर्गत यदि क्या होती है गिरावट होती है या स्थिरता बनी होती है, यह पहला पैमाना होता है। यदि इनकी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं होती यह दूसरा पैमाना होता है। और उनकी यदि कृषि की जो तकनीक होती है बड़ी ही पुरानी होती है। इन तीन पैमानों के आधार पर किसी भी जनजाति को अन्य पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। आगे यदि बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनजातियों के विकास की यदि बात करें तो झाबुआ के अंतर्गत संपूर्ण भारत का सबसे पहला संचार केंद्र झाबुआ के अंतर्गत भारत का पहला लगाया गया है। आगे यदि बात करें यह जो अनूपपुर है ना, इसी के अंतर्गत आदिवासी भाइयों पर शोध करने के लिए सबसे पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय इस अमरकंटक के अंतर्गत खोला गया है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या खोला गया है तो जनजातीय संग्रहालय खोला गया है। इस बात को भी नोट कर लो। यदि हम आगे बढ़े तो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है हमारा जो मध्य प्रदेश है ना उसे हम जानते हैं, अभी मैं आपसे बताता हूं, उसे जनजातीय प्रदेश के उपनाम से हम कह सकते हैं क्योंकि
संपूर्ण मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी पाई जाती है, तो आदिवासी भाई लोगों की पाई जाती है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। कितनी कुल जनसंख्या है, एग्जाम में यह भी पूछ लिया है, तो याद रखना 1,63,16,784 कुल जनसंख्या है। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की जनसंख्या की यदि बात करें तो कुल कितनी जनसंख्या, 7,26,26,809। इसका आप रेशो निकाल लेना, 1,53,16,784 के साथ में, तो इसका प्रतिशत, जनजातीय प्रतिशत 21.10 निकल कर आ जाएगा। यदि भारत की बात करें तो भारत की 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 125 करोड़ थी। उसी के अंतर्गत 10.43 करोड़ जनजातीय के लोग संपूर्ण भारत में निवास करते हैं। उसका यदि रेशो निकाल लोगे तो 8.2% जनजातीय प्रतिशत भारत का निकल कर आ जाएगा। यदि संपूर्ण विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, अफ्रीका में निवास करती है। इस बात को भी नोट कर लो। हम जैसे ही आगे बढ़े तो आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग बनाया गया था। इसकी स्थापना 1964 के अंतर्गत की गई थी, जिसका 1 साल बाद नाम परिवर्तित कर दिया गया। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग, उसे 1965 में उसका नाम बदल दिया गया था। इस बात को भी नोट कर लो। अब यदि बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल 47 जनजातियां निवास करती है। आप ऐसा भी कह सकते हो, सबसे ज्यादा जनजाति तो निवास करती है। सबसे ज्यादा जनजातियों के प्रकार के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही जनजातियों का पाया जाता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण यदि बात करें जो भील जनजाति है ना, अर्थात जो झाबुआ वाला एरिया है, भील और भिलाला जो जाति है, उनके अंतर्गत एक जो प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था दापा प्रथा। इसके अंतर्गत होता क्या था, तो याद रखना, इसके अंतर्गत होता ऐसा है, जो वर पक्ष होता है ना, वह वधु पक्ष को कुछ मूल्य देता था, अर्थात हम कह सकते हैं उसे कुछ पैसे देता था और वधु पक्ष को प्राप्त करता था। किंतु अक्टूबर 2016 से एक अभियान, साथीदार अभियान लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत इस प्रथा को बैन करने का कार्य आरंभ किया गया है। अब यदि बात करें संपूर्ण भारत के अंतर्गत जनजातियों के आने के क्रम के बारे में, सबसे पहले निग्रो आए। निग्रो जनजातीय के लोग वर्तमान में कहाँ निवास करते हैं, जो अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही साथ केरल राज्य के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं। पोट्रो ऑस्ट्रेलाइट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमारे मध्य भारत के अंतर्गत निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय जो लोग हैं ना, वह उत्तर भारत में निवास करते हैं। नार्डिक जो होते हैं ना, पश्चिमोत्तर भारत के अंतर्गत निवास करते हैं। और मंगोलाइट जो होते हैं वह पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत निवास करते हैं। इससे आप कह सकते हो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जनजातीय परिवार निवास करता है, अर्थात प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो परिवार है ना, मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां है इसी कैटेगरी के अंतर्गत आती है। एग्जाम में यह भी पूछ लिया गया है। अब यदि बात करें जो अनुसूचित जाति है ना,
उसका विस्तार पूर्वक वर्णन भारतीय जो संविधान है उसके अनुच्छेद 341 के अंतर्गत किया गया है और उसकी परिभाषा को दर्शाया गया है आर्टिकल 326 खंड 366 खंड 24 के अंतर्गत। अब यदि बात करें तो उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का संपूर्ण वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 342 के अंतर्गत किया गया है। उसकी परिभाषा को कहां पर दर्शा गया है, 366 के अंतर्गत, किंतु याद रखना खंड 25 के अंतर्गत इसे दर्शाया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया है जिसे अनुच्छेद 338 और 338 ए के अंतर्गत दर्शाया गया है। याद रखना अनुसूचित जाति को 338 के अंतर्गत और अनुसूचित जनजाति आयोग को 338 ए के अंतर्गत दर्शाया गया है। अब यदि बात करें भील जनजाति के बारे में, जो भील शब्द है ना उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है भिल और बील जो शब्द है ना द्रविड़ भाषा का शब्द है। याद रखना जो बिल शब्द का अर्थ क्या होता है, धनुष होता है, अर्थात वैसी सभी जनजाति जो धनुष विद्या के अंतर्गत या धनुर्विद्या के अंतर्गत पारंगत होती है उन्हें ही कहा जाता है भील जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अभी आपको बताया। आगे यदि बात करें इन्हीं के लिए यदि संपूर्ण भील जनजाति पर एक विस्तार पूर्वक वर्णन तैयार किया गया है, उनका नाम क्या है, टीबी नायक साहब के द्वारा उनके द्वारा एक पुस्तक इस भील जनजाति पर लिखी गई है विस्तार पूर्वक, जिसका नाम है द भील्स अ स्टडी। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक का नाम बिल्कुल मत भूलना। यदि उपजातियों की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भीली है, भिलाला है, बरेला है, पटालिया है, राथियास है, बेगास है और उमड़ी, यह सभी क्या है उपजातियां है भील जाति की। और बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह जो भिलाला है ना भिलाला है ना भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति मानी जाती है। और मैंने अभी आपसे कहा जो भील जनजाति है ना वह धनुर्विद्या के अंतर्गत पारंगत होती है, इस कारण यह जो भिलाला उपजाति है ना यह अपने आप को याद रखना महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। और इसी के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो तड़वी भील होते हैं ना उन्हें मुस्लिम के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, उन्हें ही तड़वी मुसलमान कहा जाता है तड़वी भीलों को। और उसी के अंतर्गत याद रखना उमड़ी जो है ना यह भील की एक उपजाति सबसे दयनीय स्थिति के अंतर्गत है। और यह जो उमड़ी जनजाति है ना यह इस्लाम धर्म को मानती है। आगे यदि बड़ी खेती के बारे में बात करें तो इनके द्वारा झूम खेती या जिसे हम स्थानांतरित खेती भी कह सकते हैं यह की जाती है, जिसे हम चीमाता या दजिया के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछ लिया गया है जो भील जनजाति है उनके द्वारा जो स्थानांतरित या झूम खेती की जाती है उसे किस उपनाम से जाना जाता है, तो चीमाता के नाम से या दजिया के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध चित्र जो है पिथोरा, याद रखना वह किसके द्वारा बनाया गया है, पेमा फाल्या के द्वारा बनाया गया है। बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध चित्र पिथोरा के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और इसी के अंतर्गत यह जो गांव का मुखिया होता है ना उसे किस उपनाम से जाना जाता है, तो गमिति के उपनाम से जाना जाता है। जो भील लोग हैं ना उनका सबसे प्यारा या प्रिय संबोधन क्या होता है, मामा होता है। इस बात को भी नोट कर लो। आगे यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है। देवता की यदि बात करें तो इनके देवता राजा पंथा है। वैसे तो इसके अलावा यह शंकर भगवान की, महादेव भगवान की, राम भगवान की भी पूजा करते हैं। यह
जो हमारे भील भाई लोग हैं ना, इनके जो मकान बने होते हैं, अर्थात आप कह सकते हो इनकी जो कॉलोनियां बनी होती है, उन्हें फाल्या के उपनाम से जाना जाता है और इनके मकानों को या घरों को कू कहा जाता है। और यदि बात करें तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत हमारी भील जनजाति निवास करती है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत यह जनजाति निवास करती है। इसी के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण जिले, तो इन सभी जिलों को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। रतलाम है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, बड़वानी है, खरगोन है, इन सभी महत्वपूर्ण जिलों के अंतर्गत निवास करती है भील जनजाति। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि बताइए सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनजातीय जो भील जनजाति है कहां पर निवास करती है। आदिवासी जनजाति की यदि बात करें तो याद रखना वह निवास करती है अलीराजपुर के अंतर्गत, किंतु संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे ज्यादा जनजातीय प्रतिशत कहां पर देखने के लिए मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो सबसे ज्यादा जनजातीय प्रतिशत इसी अलीराजपुर के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, किंतु सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है, तो धार जिले के अंतर्गत निवास करती है। इस बात को भी नोट कर लो। आगे यदि बढ़े, इसी के अंतर्गत सबसे कम जनजातीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तो भिंड में निवास करती है। लगभग हम यदि देखें 6131 लोग 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर निवास करते हैं। जो कुल प्रतिशत इनका निकाल लो तो 0.4 निकलकर आ जाएगा। और धार के अंतर्गत लगभग 12,22,814 लोग निवास करते हैं। आगे यदि बढ़े, इसी के अंतर्गत देवता के बारे में याद रखना, राजा पंथा इनके बड़े ही अच्छे देवता माने जाते हैं। उन्हीं की यह कई बार पूजा करते हैं। वैसे तो इनके अलग अलग सभी के लिए देवता है, जैसे पहाड़ों के देवता अलग होते हैं, वन के देवता अलग होते हैं, जंगल के देवता अलग होते हैं, वायु के देवता अलग होते हैं। जो भील जनजाति है विशेष तौर पर याद रखना घोड़े की और सर्प की पूजा करता है। आगे यदि बढ़े तो भगोरिया पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भगोरिया एक पर्व भी है और भगोरिया एक नृत्य भी है। यह क्या होता है, होली के पर्व से लगभग 7 दिन तक चलता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आरंभ होता है गुलालिया का। गुलालिया 2 दिन तक चलता है। इसके अंतर्गत होता क्या है, जो युवक शादी करने का इच्छुक होता है वह किसी युवती को यदि गुलाल लगा देता है और वह युवती उसे भी गुलाल लगा देती है तो उनके बीच में विवाह संपन्न माना जाता है। दूसरा होता है गोल गधेड़ो, जो 3 दिन तक चलता है। गोल गधेड़ो के अंतर्गत युवतियां क्या करती है, युवकों को एक गोल घेरा बनाकर घेर लेती है। यदि किसी युवक को कोई युवती पसंद आती है और वह उसे भगाकर ले जाने में कामयाब हो जाता है तो उस युवक की शादी उस युवती से करा दी जाती है। उजाड़िया जो होता है यह सबसे अंत के अंतर्गत 2 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी जो भील जनजाति के लोग इस पर्व के अंतर्गत बनाने के लिए आते हैं वह अपने लिए सामान खरीद लेते हैं, जिसके बाद यह मेला उजड़ जाता है। इसीलिए इसे उजाड़िया नाम दिया जाता है। विवाह के बारे में बात करें तो नात्रा विवाह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे नात्रा विवाह कहा जाता है। सेवा विवाह के अंतर्गत यदि कोई युवक अपने ससुर वगैरह की सेवा करना चाहता है, उसके पास मूल्य नहीं
होता चुकाने के लिए तो वह जाकर अपने ससुर की सेवा करता है। यदि उसका ससुर खुश हो जाता है तो वह क्या कर देता है, उसका विवाह अपनी बेटी के साथ करा देता है। विनिमय विवाह की यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कुछ मूल्य देकर इस विवाह को कराया जाता है। अपहरण विवाह आप तो जानते हो, एक प्रकार से अपहरण कर लिया जाता है युवक द्वारा युवतियों का उसे अपहरण विवाह के नाम से जाना जाता है। आगे यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है कौन सी जनजाति, तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छिंदवाड़ा में, सिवनी में, मंडला में और बालाघाट में सबसे ज्यादा गोंड जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो छिंदवाड़ा के अंतर्गत निवास करती है। इस बात को भी नोट कर लो। जो गोंड शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है, तो तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पहाड़ होता है। इसकी कई सारी उपजातियां हैं, जैसे अगरिया है। अगरिया अर्थात क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। प्रधान है, ओझा है, सोलहास है, कोयला भूति से बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगरिया अर्थात यह होता है लोहे का कार्य करने वाला एक वर्ग होता है जो गोंड समुदाय के अंतर्गत आता है। और इनके देवता कौन होते हैं, लोहासुर होते हैं। यह लोहासुर को ऐसा मानते हैं, उनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टियों के अंतर्गत मानते हैं और वह उन्हें खुश करने के लिए काली मुर्गी की बलि भी देते हैं। प्रधान जो होता है ना, वह मंदिरों के अंतर्गत क्या करता है, पूजा करने का कार्य करता है। ओझा जो होता है वह पंडिताई करता है और तांत्रिक क्रिया करता है। सोलहास बढ़ाई का कार्य करने वाला यह एक वर्ग होता है। और कोयला भूतिस जो होता है ना, वह क्या करते हैं, कई सारे शहरों के अंतर्गत नाच गाकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी बातें। आगे यदि चले तो बड़ा महत्वपूर्ण इनके देवता कौन से है, तो दुल्हा देव इनके सबसे जाने माने और विश्वास करते हैं। गोंड जनजाति के लोग दुल्हा देवता में यह इनके प्रमुख देवता है। ठाकुर देव भी है जो इनके भूमि के देवता है और नारायण देव भी इनके सबसे अच्छे देवता माने जाते हैं। विवाह के बारे में बात करें तो विवाह के अंतर्गत दूध लुटावा एक सबसे बड़ा प्रचलित विवाह माना जाता है गोंड जनजाति के अंतर्गत। इसके अंतर्गत होता क्या है, सबसे पहले इस बात को नोट कर लो। गोंड के अंतर्गत क्या होता है, गोंड जनजाति के अंतर्गत जो मामा होता है या बुआ के लड़का या लड़की आपस में विवाह कर लेते हैं, इसे ही कहा जाता है दूध लुटावा, पोलीथर विवाह या जिसे अपहरण विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी गोंड जनजाति के अंतर्गत प्रचलित है। आगे यदि बढ़े तो एक प्रथा है जिसे घोटलू प्रथा कहा जाता है। घोटलू तो वैसे एक संस्था का नाम है जिसके अंतर्गत जनजातीय गोंड जनजातीय के जो युवक और युवतियां होती है उन्हें यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐसा कहा जाता है, इसके अंतर्गत यह जो गोंड जनजाति है ऐसा मानती है, यह जो घोटलू प्रथा है इसे हमेशा उचित मानती है। आगे यदि बात करें तो वेरियर एल्विन का नाम आपने सुना होगा। उनके द्वारा 1947 के अंतर्गत एक प्रसिद्ध किताब लिखी गई है जिसका नाम है द मूरिया एंड देयर घोटलूज। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस किताब का नाम बिल्कुल मत भूलना, यह भी एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। आगे यदि बात करें तो इनका जो नृत्य है उसमें कर्मा नृत्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस कर्मा नृत्य को महिला के द्वारा किया जाता है। वैसे तो कर्मा है, सजनी है, दीवानी है, यह तीनों नृत्य महिला प्रधान होते हैं। जो गोंड जनजाति की
महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। कर्मा जो नृत्य है उसमें मादर नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है और कर्मा नृत्य संपूर्ण यदि बात करें विश्व का सबसे पुराना लोक नृत्य है, जिसे द वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक के अंतर्गत भी रिकॉर्ड किया गया है, इसे दर्ज किया गया है। इनके द्वारा खेती किस प्रकार की जाती है, झूम खेती या जिसे हम कहते हैं स्थानांतरित खेती, उसी का नाम है बारी खेती, गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। खऊल पाथा की यदि बात करें तो यह एक प्रकार से मृत्यु गान है जो गोंड जनजाति के द्वारा अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है। अब यदि बात करें तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। याद रखना, गोंड जनजाति का जो व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में, 5 भागों के अंतर्गत इन जनजातियों को उपजाति के अंतर्गत बांटा गया है, किंतु यदि निवास स्थान की बात करें तो उन्हें 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, जिसके अंतर्गत मूरिया या मरिया सबसे दयनीय स्थिति के अंतर्गत उपजाति कहलाती है। गोंड की कोल जनजाति के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मैक्स मूलर जो है उन्हीं के द्वारा इन्हें कोलोरियन के अंतर्गत डाला गया है। अब याद रखना, वैसे तो 2 परिवार की जनजातियां कहलाती है। द्रविडियन परिवार की जनजाति जिसके अंतर्गत भील भी आते हैं और गोंड भी आते हैं, किंतु यदि जो कोल आते हैं ना वह कोलोरियन परिवार के अंतर्गत आते हैं। इस बात को नोट कर लेना। इसी के अंतर्गत 22 उपशाखाएं आती है और इनका वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया गया है कि बताइए कोल जनजाति का वर्णन कहां पर मिलता है, तो रामायण और महाभारत में। और मुंडा समूह की अत्यंत प्राचीन जनजाति मानी जाती है। आपने नाम सुना होगा, झारखंड के अंतर्गत एक स्वतंत्रता सेनानी का बिरसा मुंडा, उन्हीं के अंतर्गत इस जनजाति को माना जाता है। कोल जनजाति के लोग शबरी से अपना संबंध बताते हैं। इनकी यदि उपजातियों की बात करें तो रोतिया और रोतले बड़े ही महत्वपूर्ण इनकी उपजातियां है। इनकी ग्राम पंचायत को गोहिया के उपनाम से जाना जाता है। विवाह के बारे में बात करें तो बहु विवाह प्रचलन किस जाति में है, कोल विवाह के अंतर्गत किया जाता है। तो संपूर्ण बातें आप लोगों को मध्य प्रदेश में भील जनजाति के बारे में, गोंड जनजाति के बारे में और कोल जनजाति के बारे में बता दिया। यहां से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले सुन लीजिए। दूध लोटावा किस जनजाति के अंतर्गत जो बनाया जाता है, तो गोंड जनजाति की एक सबसे प्रचलित विवाह पद्धति है। उसी प्रकार से एग्जाम में पूछ लेता है उमड़ी किसकी, कौन सी जनजाति की उपजाति है, तो भील जनजाति की उपजाति है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। और उमड़ी जनजाति के बारे में याद रखना, यह मुख्यतः शाजापुर और गुना के अंतर्गत पाई जाती है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।